आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो होगी बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए कितनी गंभीर। दूसरी खबर आपको समझाएंगे आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरी खबर जिस पर हमारी बात होगी वो है जेपीएससी विवाद में आज क्या हुआ। और चौथी खबर हम आपको समझाएंगे एससी की बीमा नहीं तो तेल नहीं वाली टिप्पणी को समझिए। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बात सबसे पहले बांकीपुर में करारी हार के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महामंथन किया। बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने गलत नैरेटिव सेट करके ये चुनाव जीता है। हार पर बीजेपी के मंथन से क्या निकला है ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब बीजेपी ने बांकीपुर में पराजय को बेहद गंभीरता से लिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं हार पर बीजेपी के मंथन की। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। खुद सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए आए। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक पहुंचे। 3 अगस्त को दोपहर में बांकीपुर की तस्वीर साफ हो गई थी। प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस हार के 48 घंटे के भीतर बीजेपी के दिग्गज एकजुट हुए और हार के कारणों की समीक्षा की। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ था। इस किले में सेंध लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के लिए इस किले का ढहना बड़ा चुनावी झटका है। इस हार से उबरना आसान नहीं है, लेकिन बांकीपुर में जिस तरह से हार मिली है इसे सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ऐसी हार की उम्मीद थी। 31 साल बाद इस मजबूत गढ़ में मिली पराजय पर बीजेपी बेहद गंभीर और संवेदनशील दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप समझिए बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए कितनी गंभीर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बीजेपी की गंभीरता को समझने के लिए आपको पूरा ये टाइमलाइन समझना पड़ेगा। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए और बीजेपी के उम्मीदवार यहां बुरी तरह से हार गए। 48 घंटे के भीतर बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुला ली और इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की गई। यानी बांकीपुर की हार पर बीजेपी रिलैक्स करने के मूड में नहीं है। यह बैठक कितनी बड़ी और अहम थी ये समझने के लिए आपको बैठक में शामिल लोगों के नाम भी जान लेने चाहिए। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसमें शामिल थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद थे। भीखू भाई दलसानिया, प्रदेश संगठन महामंत्री, इस बैठक में मौजूद थे। पटना जिले के सभी बीजेपी विधायक मौजूद थे। और अब आप खबर तो समझिए। बांकीपुर उपचुनाव में हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर हार को स्वीकार किया। इस हार को बीजेपी आसानी से भूलने वाली नहीं है, क्योंकि 30 साल तक बीजेपी की मजबूत पकड़ इस सीट पर रही है। 8 महीने पहले नितिन नवीन करीब 5200 वोट से जीते थे। 8 महीने में जनता का मूड कैसे बदला इसकी समीक्षा की गई। बांकीपुर में पकड़ और मजबूत करने पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। यानी बीजेपी बांकीपुर की हार भले ही स्वीकार कर चुकी है, पर हार मानने को तैयार नहीं है और दोबारा वापसी की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है और इसीलिए रणनीति बनाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की।
बांकीपुर में मिली हार के बाद आरजेडी में अंतरकला अब खुलकर सामने आने लगा है। मंगलवार को भाई वीरेंद्र ने इशारों में तेजस्वी यादव के करीबियों पर निशाना साधा था, पर अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और उनके बीच खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई। शक्ति यादव ने पार्टी में भाई वीरेंद्र की भूमिका पर सवाल किया तो भाई वीरेंद्र ने उन्हें खामोश रहने की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। खामोश। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 65 साल के भाई वीरेंद्र आरजेडी के उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। साल 2000 से लगातार मनेर विधानसभा सीट पर जीतते भी आ रहे हैं। 2025 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तब भी भाई वीरेंद्र अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं भाई वीरेंद्र पर अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल कर दिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाए भाई वीरेंद्र ने पलटवार करने में देर नहीं की और शक्ति यादव को खामोश रहने की चेतावनी दे डाली। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। दरअसल बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने संगठन की मजबूती और बिना नाम लिए तेजस्वी के आजू बाजू रहने वाले लोगों पर सवाल उठाया था। उनके बयान के बाद आरजेडी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर असहमति की खबरें जोर पकड़ने लगी। इन आरोपों के बीच शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की तकरार से मामला और भी संजीदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी इस अंदरूनी विवाद को समय रहते संभाल पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से ही आरजेडी की अंतरकला अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, बयानबाजी शुरू हो गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बांकीपुर में हार के बाद आरजेडी विधायक का सबसे पहले बयान सामने आया। भाई वीरेंद्र जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने संगठन की मजबूती पर सवाल उठा दिए और यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन पर सीधा उन्होंने हमला बोल दिया। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए आजू बाजू वालों की छुट्टी करने की बात भाई वीरेंद्र ने जरूर कर दी। अब भाई वीरेंद्र के बयान से भड़के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भाई वीरेंद्र की ही भूमिका पर सवाल उठाए। अब शक्ति यादव के बयान पर भाई वीरेंद्र ने फिर से पलटवार किया। शक्ति यादव खामोश रहें वरना कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, ये हमला भाई वीरेंद्र की तरफ से किया गया। तो आरजेडी में शक्ति यादव वर्सेस भाई वीरेंद्र की बयानबाजी चल रही है। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि आरजेडी के भीतर ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब शीर्ष नेतृत्व के करीबी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी कई नेताओं ने संगठन और रणनीति को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर की है, और इसमें आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव के भाई बहन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव भी हैं।
आरजेडी के ही उदय नारायण चौधरी और अब आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके मृत्युंजय तिवारी का नाम भी इसमें शामिल है। अब आप खबर तो समझिए। आरजेडी बिहार की प्रमुख पार्टियों में से एक है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है। 2025 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें बेहद ही खराब प्रदर्शन आरजेडी का देखने को मिला। 2026 में अब जब बांकीपुर में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। लगातार दूसरी बार करारी हार से पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है और अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। संगठन की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी के करीबियों पर सवाल खास तौर पर उठाए जा रहे हैं। अब आप सवालों के जरिए पूरे खबर को समझिए। सवाल नंबर 1, क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है? सवाल नंबर 2, तेजस्वी पार्टी के नेताओं की शिकायत सुनेंगे? सवाल नंबर 3, समय रहते आरजेडी डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ये अभी मामला यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रांची में जारी है। आंदोलन के 12वें दिन सरकार की ओर से छात्रों को वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और इस बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उनका अनशन जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जारी है आंदोलन। आंदोलन के 12वें दिन जागी झारखंड सरकार। आंदोलनकारियों को दिया वार्ता का न्योता। छात्रों की दो टूक, बंद कमरे में बात मंजूर नहीं। बड़ा सवाल, छात्रों की मांग पर क्या करेगी सरकार? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12 दिन से जारी है। खुले में तिरपाल के नीचे बैठे छात्र हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। झारखंड सरकार पर अब तक आंदोलनकारी छात्रों की अनदेखी का आरोप लग रहा था, लेकिन आंदोलन के 12वें दिन सरकार एक्शन में दिखी और अधिकारियों को वार्ता का न्योता देकर जयपाल सिंह स्टेडियम भेजा। सरकार की ओर से मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के 5 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन छात्र बंद कमरे में बात को तैयार नहीं दिखे और प्रस्ताव पर विचार के लिए समय मांगा। इस बीच छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन जल पीकर तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद देवेंद्र ने कहा कि अनशन जारी है और अब केवल पानी के सहारे छात्रों के लिए आंदोलन होगा। मेरा जल और नमक के साथ अन्न को त्याग करते हुए ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और सोनम वांगचुक जी भी जल ग्रहण करते थे और अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल कर रखे थे। रांची में जारी छात्रों का आंदोलन परवान चढ़ता जा रहा है तो सीएम हेमंत सोरेन तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। सीएम ने मामले में कहा कि ये एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कहते हुए सीबीआई से जांच की मांग से फिलहाल इनकार कर दिया। निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। छात्र आंदोलन के 12वें दिन झारखंड सरकार की ओर से वार्ता का न्योता सराहनीय पहल है। छात्र परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर डटे हैं, लेकिन इस पर सरकार के साथ सहमति के आसार भी नहीं दिख रहे। 6 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। जरूरत है आंदोलन की चिंगारी के जोर पकड़ने से पहले शांत करने की, नहीं तो सत्र के संचालन पर भी इसका असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर चल रहा ये आंदोलन अब आगे बढ़ता जा रहा है और छात्र अभी भी अडिग हुए हैं। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। जेपीएससी वाद में आज आखिर क्या क्या हुआ है, ये आप अपडेट जान लीजिए। तो आंदोलन के 12वें दिन भी झारखंड सरकार जागी। आंदोलनकारियों को वार्ता का न्योता झारखंड सरकार ने दिया है। छात्रों के 5 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का न्योता मिला है। छात्रों की बंद कमरे में बात मंजूर नहीं। सोनम वांगचुक ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया। आमरण अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता से बात सोनम वांगचुक ने की। वांगचुक से बात के बाद देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। क्यों विवाद में 14वीं जेपीएससी परीक्षा है, अब आप ये समझिए। तो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पहले दिन से ही विवादों में है। पहले परीक्षा के प्रश्न पत्र में अनुवाद में गलतियां मिली। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद विवाद और ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि रिजल्ट पर आयोग के 3 सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था। रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। अंक सार्वजनिक नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई। एजेंसी के यूपी में ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी भी सामने आई है, यानी जिस परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा आयोजित की थी वो यूपी में ब्लैकलिस्टेड है। अब तक क्या एक्शन हुआ है वो समझिए। तो सरकार ने इस पूरे मामले की जांच अभी सीआईडी को सौंपी हुई है। रांची समेत कई जगहों पर सीआईडी की रेड भी हुई। मामले में अब तक 14 आरोपी को सीआईडी गिरफ्तार कर चुकी है और जेपीएससी के जो अध्यक्ष ख्यांगते हैं उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल का ऑफिस भी सील कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर छात्रों की मांग क्या है, छात्र क्या चाहते हैं। तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका है उनकी फोरेंसिक जांच हो, छात्र ये मांग कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाए, ये भी मांग है। मांग है छात्रों की कि दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। भविष्य की परीक्षाओं में डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाई जाए। विवादित परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाए। तो ये मांगे हैं छात्रों की जो सरकार से वो कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अगर आपके पास गाड़ी है, 2 पहिया या 4 पहिया, कोई भी गाड़ी हो, तो ये खबर आपके लिए समझना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तब तो ये खबर आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी को तेल ना दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों पर सख्ती करते हुए पेट्रोल ना देने का सुझाव दिया है। इसके लिए हाईवे कैमरों से ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। और आपको बता दें कि नई कार के लिए 4 और बाइक के लिए 6 साल का बीमा अनिवार्य है, वरना आपको चालान भरना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देख और आपको ये पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। बिना बीमा वाली गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझने से पहले आंकड़े पर एक नजर डाल लेते हैं। जब बात बिना बीमा वाली गाड़ियों की हो रही है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में कितनी गाड़ियां बिना किसी इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रही हैं। तो देखिए, भारत में 30.4 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं। इनमें से बिना बीमा वाले वाहन की संख्या 16.5 करोड़ है, यानी लगभग 56%। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला कितना गंभीर है। और अब बिना बीमा वाली गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझिए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। इसी सुनवाई के दौरान बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की और लगभग 56% गाड़ियों का बीमा न होने पर हैरानी भी जताई। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उनका चालान काटा जाए। बिना बीमा की गाड़ियों को
पेट्रोल पंप पर तेल भी ना दिया जाए। हाईवे और सड़कों पर लगे कैमरों से गाड़ियों की पहचान करें। बिना बीमा की गाड़ियों के मालिकों की पहचान कर चालान काटें। IRDAI सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करें। एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करने की सलाह भी दी गई। अब गाड़ियों के लिए फ्यूल को उनके वैलिड इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जाए, ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और राज्य की ट्रैफिक पुलिस को हैंडल्ड डिवाइस या एप्स दिए जाएं। एप्स को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए। ऐसा करने से बिना बीमा की गाड़ियों को स्पॉट करने में जमीनी स्तर पर मदद मिलेगी। और अब आप खबर तो समझिए कि आखिर कोर्ट ने इतना सख्त निर्देश क्यों दिया। तो कोर्ट का निर्देश बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आया है। सड़क दुर्घटनाओं में 22% मामले बिना बीमा वाले वाहनों से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों पर मुआवजे पर फैसला करना मुश्किल होता है। इंश्योरेंस पर सख्त नियम से बड़ा बदलाव होगा। गाड़ियों के मालिक की जवाबदेही तय होगी। बीमा नहीं होगा तो उन गाड़ियों को तो फ्यूल नहीं मिलेगा। अब फ्यूल नहीं मिलेगा तो गाड़ियां जो है वो सड़क पर नहीं चलेंगी। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में भी मदद मिलेगी और साथ ही एक बेहतर व्यवस्था बन पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है।